क्लास 9th आपका चैप्टर 2 हिस्ट्री सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। लास्ट डे हमने आपको कुछ आइडियोलॉजीज बताई थी, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। इसमें से केवल कंजर्वेटिव्स के बारे में हमने आपको बताया था। और रशिया एज ए बिग नेशन ऑफ द वर्ल्ड, कैसे वो एक सुपर पावर बना, कैसे कोलैप्स हुआ, कोल्ड वॉर कब हुआ, सिविल वॉर कब हुआ, ये सारा जो उसका बैकग्राउंड था रशिया का, ये हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ओके, तो टुडे फॉर्मली स्टार्ट चैप्टर। कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, हालांकि बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। द एज ऑफ सोशल चेंज, the social and political changes that took place all over Europe can be traced to the French Revolution। यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति यूरोप में हुई, क्योंकि यूरोप फ्रांस का ही एक देश था, तो वहाँ जो क्रांति हुई उसके बाद सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन वहाँ देखे जाने लगे। बट नॉट एवरीवन इन यूरोप वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। लेकिन यूरोप में समाज में सभी लोग पूर्ण परिवर्तन आए ऐसा नहीं चाहते थे। सम वर कंजर्वेटिव्स, उनमें से कुछ कंजर्वेटिव्स थे। कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं? जो संकीर्ण सोच वाले थे, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना चाहते थे, कुछ लोग वे थे। अदर्स वर लिबरल्स, कुछ उदारवादी सोच वाले थे जो चेंजेस को डाइजेस्ट कर पा रहे थे, एक्सेप्ट कर पा रहे थे। एंड रेडिकल्स, रेडिकल्स कौन थे? जो कट्टर सोच वाले व्यक्ति थे। द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि 3 विचारधाराएं जो थीं वो रशियन रेवोल्यूशन में सामने आती हैं। फर्स्ट था कंजर्वेटिव्स, और सेकंड था लिबरल्स, एंड थर्ड था रेडिकल्स। लिबरल्स जो थे वो उदारवादी वाले सोच रखते थे, एंड रेडिकल्स जो थे उनकी सोच कट्टर सोच थी। कंजर्वेटिव्स के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आज हमें रेडिकल्स एंड लिबरल्स की बात करनी है। द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति से जो विचार सामने आए वो थे लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वलिटी मीन्स समानता, एंड फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा। मीन्स कि हमने फ्रांसीसी क्रांति से क्या सीखा? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे से रहना। बिकेम इंस्पायरिंग आइडियल्स, ये कुछ ऐसे आइडियल्स थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ने से हमें इंस्पायर करते थे। दैट मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट्स, जिन्होंने पॉलिटिकल मूवमेंट्स को भी मोटिवेट किया था इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में, इन 19th एंड 20th सेंचुरी, यानी कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के तहत कुछ ऐसी फ्रांसीसी विचारधारा जिसमें कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के विचार को इंस्पायर करने के लिए आइडियल के तौर पर पॉलिटिकल मूवमेंट्स के थ्रू वर्ल्ड वाइड स्प्रेड किया गया 19th टू 20th सेंचुरी में। ठीक है, तो ये हुआ हमारा टॉपिक कि एज ऑफ सोशल चेंज, मतलब फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो विचार 19वीं और 20वीं शताब्दी में फ्रांसीसी क्रांति के बाद आए वो 3 क्या थे? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद थे कि रशियन रेवोल्यूशन से हमने क्या सीखा। वहाँ पर भी विचारधारा जो थी वो हमने, जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, कि कंजर्वेटिव, यानी कंजर्वेटिव्स वो लोग थे जिनकी मानसिकता बहुत ही संकीर्ण थी, जो कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन यानी पारंपरिक रूप से एरिस्टोक्रेट्स के समय में जो कुछ व्यवस्था चली आ रही थी उसको एज इट इज एक्सेप्ट करने को तैयार थे, या फिर चेंजेस के लिए वो तैयार तो हुए धीरे धीरे, लेकिन वो चाहते थे कि उन चेंजेस के साथ उनके विशेष हितों का ध्यान रखा जाए। एंड रेडिकल्स जो थे उनकी सोच
बिल्कुल ही अलग थी। तो फर्स्ट हम आपको, क्योंकि कंजर्वेटिव्स बता चुके हैं इसलिए रेडिकल्स एंड लिबरल्स के बारे में बताते हैं। फर्स्ट है लिबरल्स। लिबरल्स जो थे वो उदारवादी सोच वाले लोग थे। लिबरल्स लुक्ड टू चेंज सोसाइटी, यानी उदारवादी विचारधारा जो थी वो देखना चाहते थे कि समाज में क्या परिवर्तन आ रहा है। एंड दे वांटेड टॉलरेंस टुवर्ड्स ऑल रिलीजन्स। वे चाहते थे कि देश में जो रशिया है उसमें सभी धर्मों को टॉलरेट करने की, यानी टॉलरेट किया जाए। और इन 19th एंड 20th सेंचुरी, 19वीं और 20वीं शताब्दी में रशिया एक ऐसा देश बने जहां उदारवादियों की सोच थी कि वो सभी धर्मों को टॉलरेट कर पाए, यानी सेक्युलरिज्म की तरफ जा रहे थे वे लोग। इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट आया है ऑल रिलीजन, टूवर्ड्स ऑल रिलीजन। वर्ड कहा गया है टॉलरेंस टूवर्ड्स ऑल रिलीजन, ठीक है। और सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। तो लगभग वही बात है, क्योंकि ये लोग उदार थे इसलिए ये चाहते थे कि दुनिया में विकसित जो भी धर्म हैं उन सभी को एडॉप्ट किया जाए, टॉलरेट किया जाए। इन 19th एंड 20th सेंचुरी द यूरोप वॉज डोमिनेटेड बाई क्रिश्चियनिटी। लेकिन यूरोप में कौन सा धर्म डोमिनेट कर रहा था? क्रिश्चियनिटी। लिबरल्स अपोज्ड एब्सोल्यूट पावर्स। जो लिबरल्स थे वो एब्सोल्यूट पावर्स को, जो निरंकुश शासक थे उनको अपोज कर रहे थे। इंजॉयड बाई मोस्ट ऑफ द मोनार्क इन यूरोप, क्योंकि जो एब्सोल्यूट पावर्स थे यूरोप में वही राजतंत्र चलाकर आनंदित हो रहे थे। दे फेवर्ड फॉर सेफ गार्ड ऑफ इंडिविजुअल्स राइट्स एंड एडवोकेटेड डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ गवर्नमेंट। यानी वे जो हैं वे लोकतांत्रिक प्रकार से बनाई गई सरकार की तथा व्यक्तिगत अधिकारों की बात जो थी उसको सेफगार्ड करने की बात जो थी उसे कहीं ना कहीं स्वीकार करते थे। दे फेवर्ड ए वेल ट्रेन्ड ऑटोनॉमस जुडिशरी। वे चाहते थे, वे पक्ष में थे कि एक जुडिशरी मीन्स न्याय प्रणाली, ऑटोनोमस मीन्स स्वायत्त, यानी कि एक स्वायत्त या स्वशासी न्याय प्रणाली विकसित की जाए। ए वेल ट्रेन्ड यानी कि बहुत ही निपुणता से, कुशलता से, दक्ष लोगों के हाथों से न्याय प्रणाली को स्वायत्त शासी प्रकार से लोगों के फेवर के लिए लागू किया जाए। दे कैन नॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेट्स, लेकिन हम इन्हें डेमोक्रेट्स भी नहीं कह सकते कि ये प्योरली लोकतांत्रिक भावनाओं से ओतप्रोत थे। एज दे डिड नॉट फेवर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इन्हें हम डेमोक्रेट्स क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये पूरी तरह से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के फेवर में भी नहीं थे, यानी कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिले इस फेवर में भी ये लोग नहीं थे, जिसके कारण कि हम इन्हें डेमोक्रेट्स नहीं कह सकते। दे फेवर्ड वोटिंग राइट्स ओनली फॉर मैन नॉट फॉर वुमेन। लिबरल्स तो थे बट ये सोचते थे कि राइट्स तो मिले लेकिन ओनली फॉर मैन नॉट फॉर वुमेन, यानी कि उदार होने के साथ साथ इनका विचार था कि पुरुषों को अधिकार मिलने चाहिए, महिलाओं को नहीं। दूसरी चीज इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि दे फेवर्ड अ वेल ट्रेन्ड ऑटोनोमस जुडिशरी। ये चाहते थे कि दक्ष और कुशल निपुण हाथों से जो स्वायत्त न्याय व्यवस्था है उसको जो है वो स्टैब्लिश किया जाए। साथ ही वो कहते थे कि दे फेवर्ड फॉर सेफगार्ड ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, यानी निजी और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा की बात वो करते थे। एंड एडवोकेटेड डेमोक्रेटिक सेटअप गवर्नमेंट, और वो लोकतांत्रिक तरीके से बनी हुई सरकार की वकालत भी करते थे। यानी कई चीज़ें इनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी हम इन्हें डेमोक्रेट्स नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि दे डिड नॉट फेवर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सभी के लिए समान अधिकारों की बात जब हुई तो इन्होंने अपना पक्ष रखा, और उस पक्ष में बात आती है कि दे फेवर्ड वोटिंग ओनली फॉर मैन नॉट फॉर वुमेन। केवल पुरुषों के अधिकारों की व्याख्या कर रहे थे, इसलिए लिबरल्स जो है उनको हम फुल्ली डेमोक्रेट्स भी नहीं कह सकते। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेडिकल्स। रेडिकल्स दे सपोर्टेड
ये कट्टर सोच वाले लोग होते हैं। दे सपोर्टेड वुमेन्स राइट। रेडिकल्स जो थे वो वुमेन्स राइट को सपोर्ट तो करते थे एंड ऑर्गेनाइज द वेरियस सफ्रागेट मूवमेंट। इन्होंने क्या किया कि सफ्रागेट मूवमेंट्स यानी महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए संगठित किया और एक सफ्रागेट मूवमेंट यानी कि एक मूवमेंट चलाया जिसके तहत सफ्रागेट मीन्स राइट टू वोट दिलाने की बात उन्होंने की। Radicals wanted a nation in which the government was based on the majority of a country's population. रेडिकल्स चाहते थे कि उनके देश में एक ऐसी सरकार बने जिसमें कि देश के जो बहुसंख्यक लोग हैं केवल उनकी हिस्सेदारी हो। दे वर नॉट अगेंस्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। और ये लोग जो थे वो व्यक्तिगत रूप से लोगों के संपत्ति खरीदने के विरुद्ध भी नहीं थे, बट डिसलाइक द कंसंट्रेशन ऑफ इट इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। लेकिन ये नहीं चाहते थे कि जो भी यहाँ पर कंसंट्रेशन हो वो फ्यू पीपल्स के हाथ में हो। ये चाहते थे कि जो व्यवस्थाएं हों वो देश के मेजॉरिटी पीपल्स के हाथ में हों। माइनॉरिटीज़ की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो दे वर नॉट अगेंस्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट नहीं थे, बट डिसलाइक द कंसंट्रेशन ऑफ इट इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। लेकिन ये फ्यू पीपल्स को डिसलाइक भी करते थे। कंसंट्रेशन क्या चाहते थे? मेजॉरिटी ऑफ ए पॉपुलेशन। ओके, तो हमारा लिबरल्स हो गया टॉपिक, कंजर्वेटिव्स मैंने आपको पहले बता दिया था, थर्ड हो गया रेडिकल्स। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो टॉपिक है हमारा कि जो आइडिया ऑफ दो आइडियाज़ थे रशियन रेवोल्यूशन में। एक था सोशलिज्म यानी समाजवाद और दूसरा था कम्युनिस्ट विचारधारा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं पहले कि रशियन सोसाइटी में किस प्रकार से सोशल चेंजेस हुए थ्रू द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज सेकेंड टॉपिक है हमारा, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति के दौरान न्यू सिटीज़ नए शहरों का विकसित होना, न्यू इंडस्ट्रियल रीजन्स नए औद्योगिक प्रदेशों का विकसित होना एंड न्यू रेलवे लाइंस वर डेवलप्ड यानी कि यातायात के लिए उद्योगों को गति देने के लिए नई रेलवे लाइंस जो थी उनको डेवलप किया गया। इन ब्रॉट मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज, ताकि औद्योगिकरण के द्वारा जो उद्योग स्थापित किए गए वहाँ पर महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को फैक्ट्रियों तक काम करने के लिए यातायात की सुविधा प्रोवाइड कराई जा सके। बट स्टिल द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन। लेकिन रशिया में और यूरोप के अन्य हिस्सों में भी बेरोजगारी एक बड़ी कॉमन समस्या थी। पीपुल वर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड पुअर वेजेस। लेकिन लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि वे कारखानों में जिन हार्श कंडीशंस में काम कर रहे थे, क्योंकि उनके वर्किंग आवर्स बहुत लंबे होते थे और वर्किंग आवर्स बहुत लंबे होने के बावजूद भी उनको जो वेजेस दिए जाते थे वो बहुत ही कम होते थे। विद अर्बनाइजेशन हाउसिंग एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम्स वर ग्रोइंग। जैसे जैसे उद्योग बढ़े वैसे वैसे क्या हुआ कि उद्योगों के बढ़ने के साथ शहरीकरण बढ़ने लगा। अब ग्रामीण क्षेत्रों से लोग जो थे वो शिफ्ट करके शहरों की ओर जा रहे थे और शहरों की ओर जब वो गए तो शहरीकरण तेजी से यानी यूरोपीय समाज में बढ़ा। और सबसे बड़ी जो समस्याएं शहरीकरण आने के बाद हुई वो क्या थी? हाउसिंग एंड सैनिटेशन, यानी जो लोग बाहर से आए हुए थे फैक्ट्रियों में काम करने के लिए उनके लिए घरों की समस्या, उनके लिए शौचालय वगैरह की समस्या जो थी वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। इस प्रकार से क्या हुआ कि रशिया में जो सोसाइटी थी उसमें सोशल चेंजेस जो थे वो सामने आ रहे थे। अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल कोट करें तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया जा सकता है कि लंदन शहर जो है वो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो टेम्स नदी से के एक किनारे पर इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ी वैसे वैसे क्या हुआ
कि नदी के दोनों तरफ तेजी से शहरों का विकास हुआ और इस तरह से पॉपुलेशन बहुत तेजी से नदी के दोनों किनारों पर बढ़ी, और जब बढ़ी तो बहुत सारी सामाजिक समस्याओं का जन्म उस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हुआ। तो आपने देखा कि हमने आपको 3 आइडियोलॉजीज बताई, लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स, रेडिकल्स, ठीक है, तीनों के बारे में बताया। इसके अलावा हमने आपको इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज के बारे में बताया, रशिया का बैकग्राउंड बताया, रशिया के आपको सुपर पावर होने की क्या क्या बातें थी वो सारा आपको डिटेल बताया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, यानी कि समाजवाद का यूरोप में आना। बाय द मिड 19th सेंचुरी, यानी 19वीं शताब्दी का मध्य समय था। रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1917 में। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था। सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप, सजेस्टेड एंड campaigned that instead of individual control, property should be controlled collectively। यानी 19वीं शताब्दी में समाजवाद का जो विचार यूरोप में आया उससे कुछ नए सजेशंस जो थे वो सामने आए, समाजवाद के जो सजेशंस थे वो सामने आए एज कैंपेन, यानी एक अभियान के तौर पर। दैट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल्स कंट्रोल, की बजाय किसी व्यक्तिगत नियंत्रण के, यानी किसी संपत्ति पर या किसी मिनरल पर, किसी रिसोर्स पर व्यक्तिगत नियंत्रण के बजाय प्रॉपर्टी शुड बी कंट्रोल्ड कलेक्टिवली, या फिर कोई संपत्ति है तो वहां पर कंट्रोल्ड कलेक्टिवली, नॉट इंडिविजुअली। यहाँ पर मतलब ये है कि 19वीं शताब्दी में जब समाजवाद की विचारधारा यूरोप में आई तो लोगों ने, यानी जो विचारक थे उनका सुझाव था, उन्होंने अभियान चलाए समाजवाद के तहत कि किसी भी संपत्ति का, किसी भी संसाधन का नियंत्रण किसी निजी या व्यक्तिगत हाथों में ना होकर सामूहिक तौर पर होना चाहिए। इस तरह की जो विचारधारा थी ये सोशलिज्म की विचारधारा थी, यानी सामाजिक प्रगति की विचारधारा थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडिया ऑफ कम्युनिस्ट सोसाइटी, यानी कि जो साम्यवादी विचारधारा थी वो क्या चीज थी। ए लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे रॉबर्ट ओवेन, demanded to build a cooperative community called New Harmony in Indiana, फ्रेंच सोशलिस्ट। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि एक बहुत ही अच्छे विचारक थे, इंग्लिश थे ये, मैन्युफैक्चरर थे, यानी कि वहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चर करते होंगे कोई प्रोडक्ट। तो रॉबर्ट ओन नाम था इनका। डिमांडेड टू बिल्ड ए कोऑपरेटिव कम्युनिटी, इन्होंने कहा कि हमें एक ऐसी कोऑपरेटिव का मतलब सहयोग से या सहयोगात्मक रूप से एक ऐसी कम्युनिटी, मीन्स एक ऐसा समुदाय विकसित करना चाहिए जो सभी की भलाई के लिए हो या परस्पर सभी के लिए काम करता हो। तो इस प्रकार का एक समुदाय जो था उसका एग्जाम्पल हमें यूएसए से मिलता है और इसे कहा गया वहाँ पर न्यू हार्मनी इन इंडियाना। इसका नाम था न्यू हार्मनी इन इंडियाना। अमेरिका की बात हो रही है। इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे रॉबर्ट ओन, उन्होंने इस प्रकार का विचार अपना रखा था कि एक सामुदायिक सहयोग से चलने वाली एक ऐसी संस्था जिसको की सहयोग से चलाया जाए, कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना। सेकंड थे फ्रेंच सोशलिस्ट, यानी फ्रांसीसी एक समाजवादी थे जिनका नाम था लुइस ब्लैंक। लुइस ब्लैंक जो थे वांटेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज। इन्होंने अपनी समाजवादी विचारधारा के तहत अपना विचार रखा टू इनकरेज कोऑपरेटिव्स, यानी कि सहयोगात्मक कार्य करने की जो क्षमता है उसे एनकरेज मीन्स प्रोत्साहित किया जाना चाहिए टू गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस, और इससे पूर्व की जो व्यवस्था है पूंजीवादी संगठनों से कार्य कराने की उसे रिप्लेस किया जाए टू एनकरेज कोऑपरेटिव्स, यानी किसको एनकरेज करते हुए? कोऑपरेटिव्स को। These cooperatives were to be associations of people। ये cooperatives कौन हो?
एसोसिएशन ऑफ पीपल यानी लोगों के संगठन, हु प्रोड्यूस्ड गुड्स जो कोई भी गुड यानी कि कोई भी माल फैक्ट्री में बनाते हों, तैयार करते हों, उनका उत्पादन करते हों, इस प्रकार के लोग जिनका एक संगठन बनाया जाए, टुगेदर एंड डिवाइडेड यानी पहले उनका संगठन बनाया जाए, उसके बाद क्या हो कि वो अपना प्रोडक्ट तैयार करें, एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट, और उसके बाद उस प्रोडक्ट को बिकने के बाद जो भी प्रॉफिट हो उस प्रॉफिट को डिवाइड किया जाए अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर्स। किसके बीच में उस प्रॉफिट को बांटा जाए? जिस उस प्रोडक्ट को बनाने में जिन जिन मेंबर्स ने कोऑपरेट किया है उनके काम के आधार पर उस प्रॉफिट का को बंटवारा कर दिया जाए या उस प्रॉफिट को बांट दिया जाए। इस प्रकार का जो समाजवादी विचार था वो इन्होंने रखा। नाम क्या था इनका? ये थे फ्रेंच सोशलिस्ट लुइस ब्लैंक। थर्ड नंबर आता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स भी जो थे वो सोशलिज्म जो विचारधारा थी उसको आगे बढ़ाना चाहते थे। आर्ग्यूड दैट द यानी कार्ल मार्क्स जो थे उनका तर्क था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट, कि जो औद्योगिक समाज है वो अधिकतर पूंजीवादी है, एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। और यहाँ पर ये कहा गया कि कैपिटलिस्ट जो हैं उनके द्वारा किसी भी उद्योग से मिलने वाला जो प्रॉफिट है प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स, यानी कि जिन वर्कर्स के द्वारा उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया गया स्पेशली उनको दिया जाना चाहिए। द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव, यानी इससे अगर ऐसा नहीं किया गया तो इससे क्या होगा कि जो वर्कर्स फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि फैक्ट्रीज में काम वर्कर्स कर रहे थे और प्रॉफिट का जो बड़ा पार्ट था वो कौन ले जाते थे? कैपिटलिस्ट लोग ले जाते थे। तो उन्होंने कहा कि ये विचारधारा ठीक नहीं है। उन्होंने कहा ऐसी विचारधारा होनी चाहिए जिससे कि वर्कर्स की कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए, और उन्होंने अपनी तर्क रखते हुए कहा कि जो प्रॉफिट कोई भी इंडस्ट्री कमाती है उसका एक बड़ा हिस्सा यानी जो प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके हिस्से में जाना चाहिए जिससे कि उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव किया जा सके। ही बिलीव्ड दैट टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म, यानी कि वे कैपिटलिज्म यानी पूंजीवादिता की जो व्यवस्था थी ऐसा विश्वास करते थे कि उसे अब नहीं होना चाहिए, ओवरथ्रो कर देना चाहिए, उसे हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे पूर्व यूरोप में जो भी उद्योग थे उनसे यानी कोई भी मैन्युफैक्चरर जब कोई प्रोडक्ट बनाता था तो उसमें प्रॉफिट जो होता था उसका एक बड़ा हिस्सा मैन्युफैक्चरर जिसकी ओन इंडस्ट्री होती थी वो अपना पार्ट रखता था, और एक बहुत कम हिस्सा जो था वो वर्कर्स के हिस्से में जाता था, जबकि वो बहुत लंबे समय तक बहुत ही हार्श वर्किंग कंडीशंस में काम करते थे जिसके लिए उनको बहुत ही कम वेजेस मिलते थे जिससे वो डिससेटिस्फाई होते थे। लेकिन कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी व्यवस्था के कारण वे कह नहीं पाते थे और जिससे कि उनकी कंडीशंस जो थी वो इम्प्रूव नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने कहा कि ही बिलीव दैट टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म, कि हमें पूंजीवादी जो व्यवस्था है मेरा ऐसा विश्वास है कि हमें उसे हटा देना चाहिए। वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट ए रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी। उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए कि वर्कर्स के लिए एक समाजवादी सोच यानी एक उदार सोच वाला समाज जो है विकसित करना चाहिए। वेयर ऑल प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल्ड, जहाँ पर जो किसी उद्योग द्वारा जो भी प्रॉपर्टी उसमें इन्वेस्ट की गई है उस पर नियंत्रण सोशली कलेक्टिव होना चाहिए, यानी कि सामूहिक रूप से होना चाहिए। ऑल प्रोडक्शन यूनिट शुड बी नेशनलाइज्ड। उन्होंने कहा कि जो भी प्रोडक्शन यूनिट है वो नेशनलाइज्ड मीन्स उसको राष्ट्रीयकृत कर देना चाहिए, यानी एज नेशनल रिसोर्स कर देना चाहिए, जिसमें कि हिस्सेदारी जो हो वो फिक्स हो, ना कि कैपिटलिज्म के टाइम की तरह कि उसका बड़ा हिस्सा जो है वो पूंजीवादी अमीर लोग ले जाएं। ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा दिस सोसाइटी विल बी ए कम्युनिस्ट सोसाइटी। इस प्रकार की जो विचारधारा थी उसे हम कम्युनिस्ट सोसाइटी विकसित करने की बात सोच रहे हैं।
उसके बाद एक और सपोर्टर इसी कम्युनिस्ट सोसाइटी के हैं, उनका नाम था फ्रेडरिच एंगल्स। फ्रेडरिच एंगल्स ने भी उन्हीं की विचारधारा को, यानी अपर पार्ट में जितने भी हमने थिंकर्स पढ़े उन्हीं को ज्वाइन किया, विद मार्क्स टू सजेस्ट, यानी कार्ल मार्क्स को ज्वाइन किया टू सजेस्ट, और अपना सुझाव दिया कि दैट वर्कर्स हैव टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म, की वर्कर्स को मिलकर क्या करना चाहिए कि कैपिटलिज्म की जो व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था है, उसे ओवरथ्रो मीन्स उसे हटा देना चाहिए, एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, तथा जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का, यानी कि जो जो कैपिटलिज्म नाम की जो व्यवस्था है जिसमें केवल और केवल मालिक का ही फायदा होता है, इस प्रकार का जो शासन है, इस प्रकार की जो व्यवस्था है, उसे हटा देना चाहिए, उन्होंने ऐसा कहा। खुलकर बहुत सारे जो थिंकर्स थे वो सोशलिज्म के सपोर्ट में आ गए। सोशलिज्म क्या था? समाजवाद। समाजवाद जिसमें समाज में जो डिफरेंट ग्रुप के लोग थे, जो डिफरेंट सेक्ट के लोग थे, उनको फायदा हो। तो सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी। अब समाजवादियों ने मिलकर क्या किया कि एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई, एक अंतर्राष्ट्रीय एक तंत्र बनाया, कॉल्ड सेकंड इंटरनेशनल, जिसे सेकंड इंटरनेशनल कहा गया, टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स, यानी आपसी सहयोग से उसे बनाया, एंड देयर आइडियाज, तथा अपने विचारों को भी सेकंड इंटरनेशनल के थ्रू जो था वो एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना लिया इन इंग्लैंड एंड जर्मनी। वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशन, यानी इसको देखते हुए इंग्लैंड और जर्मनी के वर्कर्स जो थे उन्होंने भी क्या किया कि अपने एसोसिएशन मींस वर्कर्स के स्पेशली संगठन बनाने शुरू कर दिए पूर्व की विचारधारा को हटाने के लिए। तो इस तरह से उन्होंने सेटअप किए, एंड दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। और उन्होंने क्या किया कि कठिन दौर से यानी निकालने के लिए, कठिन दौर से वर्कर्स को निकालने के लिए उन्होंने बहुत सारा जो फंड था वो इन वर्कर्स की मदद के लिए भी इकट्ठा किया। दे डिमांडेड रिड्यूस्ड वर्किंग आवर्स, तथा उन्होंने मांग रखी कि जो लंबे वर्किंग आवर्स वर्कर्स के लिए रखे गए थे उनको रिड्यूस कर दिया जाए, एंड द राइट टू वोट, तथा उन्हें वोटिंग राइट्स भी दिए जाएं, जिससे कि वो अपनी पसंद की सरकार चुन सकें, अपनी बातों को रख सकें, उनके पास एक प्लेटफॉर्म हो जिससे कि वो अपने अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, एक्सपोज कर सकें। ये बात हुई। इन जर्मनी दीज एसोसिएशंस वर्कड विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी इस प्रकार से जर्मनी में भी वर्कर्स के लिए एसोसिएशंस बने। एज सबसे पहला नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इस प्रकार से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नाम से एक संगठन तैयार हुआ, एंड हेल्प टू विन पार्लियामेंट्री सीट्स। और इसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने आगे जाकर पार्लियामेंट में, वहाँ की पार्लियामेंट में सीटें भी जीती, यानी सरकार बनाने में अपनी भूमिका भी निभाई। बाई 1905 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट, यानी कि सोशलिस्ट मीन्स 1905 की बात है कि समाजवादी, और ट्रेड मीन्स व्यापार, यूनियन मीन्स संगठन, यानी जो व्यापारिक संगठन थे उन्होंने अपने को रीऑर्गेनाइज किया, अपने आप को संगठित किया, फॉर्म्ड लेबर पार्टी, और मिलकर क्या बनाया, लेबर्स के लिए स्पेसिफिक एक पार्टी बनाई जो क्या कहलाई, लेबर पार्टी, इन ब्रिटेन। कहाँ पर? ब्रिटेन में। एंड सोशलिस्ट पार्टी, एक सोशलिस्ट पार्टी बनी इन फ्रांस, यानी कि यूरोप के वो सभी जो महत्वपूर्ण देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस, इन्होंने क्या किया कि लेबर पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी अपने देश में वर्कर्स के लिए ऑर्गेनाइज की। हाउएवर टिल 1914, हालांकि ये 1914 का समय था, और 1914 का जो समय था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरू होने का समय था। तो सोशलिस्ट डिड नॉट सक्सीड इन फॉर्मिंग ए गवर्नमेंट इन यूरोप। इस प्रकार से क्योंकि वो विश्व युद्ध का समय था, सभी कंट्रीज जो थे वो परफॉर्म करने में लगे हुए थे, वर्ल्ड वार में कहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे, इसलिए क्या हुआ कि जो समाजवाद की विचारधारा थी वो सफल नहीं हुई। किसमें? यूरोप में गवर्नमेंट फॉर्म करने की, यानी सरकार बनाने की जो उनकी क्षमता थी उसे विकसित नहीं कर पाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द रशियन रेवोल्यूशन, यानी कि रशियन क्रांति। तो गवर्नमेंट इन
द गवर्नमेंट इन रशिया वॉज टेकन ओवर बाई द सोशलिस्ट थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। यानी जो रशिया देश था उसमें समाजवादी सरकार की स्थापना को लेकर 1917 में एक क्रांति हुई जिसे अक्टूबर रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917, वहां पर जार निकोलस सेकंड का राज्य था। यानी कि जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लुई 16 वहाँ के सिंहासन पर बैठे, वो वहाँ के शासक थे, निरंकुश थे, उन्हें लोग पसंद नहीं करते थे। वैसे ही रशिया के जो शासक थे उनका नाम, रशिया में वहाँ के किंग को जार कहते हैं और स्पेलिंग होता है TSAR। टी जो है ये साइलेंट होता है, तो रशियन लैंग्वेज में इनको जार कहा जाता है और इनका नाम था जार निकोलस सेकेंड। तो अक्टूबर रिवॉल्यूशन के समय क्या हुआ कि द गवर्नमेंट इन रसिया वॉज टेकन ओवर बाय द सोशलिस्ट थ्रू द अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। यानी कि रशिया में जो गवर्नमेंट थी उसे टेकन ओवर कर दिया गया सोशलिस्ट के द्वारा अक्टूबर रिवॉल्यूशन में। यानी अक्टूबर माह में एक रिवॉल्यूशन क्रांति हुई वहां पर 1917 में, द फॉल ऑफ मोनार्की। और इससे इस क्रांति का परिणाम क्या हुआ कि यहाँ पर जो राजतंत्र था उसका फॉल मीन्स पतन हुआ, पतन मीन्स डिक्लाइन की ओर आ गए। इन फरवरी 1917, कब हुआ? 1917 में इन रसिया, रूस में। एंड द इवेंट्स ऑफ द अक्टूबर रेवोल्यूशन आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन। और फरवरी में तो फाइनली हुआ ही था, अक्टूबर से इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसे अक्टूबर रेवोल्यूशन के नाम से रशियन हिस्ट्री में जाना जाता है, या वर्ल्ड हिस्ट्री में इसे जाना जाता है। अक्टूबर रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं क्योंकि अक्टूबर से ही इन इवेंट्स की जो शुरुआत थी वो हो गई थी। अक्टूबर से 1917, अक्टूबर 1917 से इवेंट्स जो थे सीरीज में होते जा रहे थे और फाइनली जो थे उन्हें रशियन हिस्ट्री में या रशियन रेवोल्यूशन में अक्टूबर रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमें जोड़ता है रशिया के एम्पायर से, यानी कि जो साम्राज्य था वहाँ का। और साम्राज्य किसका था? 1914 की बात हो रही, जार निकोलस सेकेंड रूल्ड रसिया। कहाँ शासन कर रहे थे? रशिया में। एंड इट्स एम्पायर, तथा रशिया जो था उनका साम्राज्य था। बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड मॉस्को, यानी उनकी जो टेरिटरी थी वो मॉस्को के आसपास थी। अच्छा, मॉस्को क्या है? रशिया की कैपिटल। एंड द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड प्रेजेंट डे फिनलैंड, यानी जो रशियन एम्पायर था वो वर्तमान में इस समय यूरोप का एक छोटा सा देश है फिनलैंड, लात्विया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। ये सारे वर्तमान में ये सब अलग अलग हैं। उस समय रशिया के काउंटर पार्ट्स थे और इन सभी के नज़दीक मॉस्को जो एक हिस्सा था वो उनके किंगडम का कैपिटल हुआ करता था। द एम्पायर स्ट्रेचेस टू द पैसिफिक कंप्राइजिंग द सेंट्रल एशियन स्टेट्स। उनका जो साम्राज्य था वो पैसिफिक का मतलब प्रशांत महासागर से लेकर और सेंट्रल एशियन स्टेट्स यानी कि मध्य एशिया के राज्यों तक विस्तृत था। एंड प्रेजेंट डे जॉर्जिया, आर्मीनिया एंड अजरबैजान, ये जो कंट्रीज हैं वर्तमान में सेंट्रल एशियन स्टेट्स के रूप में, उस समय वहाँ तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। द मेजर रिलीजन ऑफ रशिया वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, यानी रशिया के लोगों का जो मुख्य धर्म था वो बहुत ही कट्टर, ऑर्थोडॉक्स वर्ड का मतलब होता है कट्टर, क्रिश्चियनिटी मीन्स ईसाई, बहुत ही कट्टर ईसाई धर्म को मानने वाले लोग थे। विच ग्रीव आउट ऑफ ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, और धीरे धीरे वहाँ पर ग्रीक जो पार्ट था वहाँ का, उसके जो ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानने वाले या उसके फॉलोअर्स थे वे भी बढ़ने लगे। द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड, यानी उस साम्राज्य में और भी चीज़ें जो थी वो इंक्लूड हुई। क्या थी? कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स
मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट, यानी कि उनके साम्राज्य में कुछ और नई थिंकिंग्स जुड़ने लगी। किस रूप में? कैथोलिक्स। कैथोलिक्स क्या था? क्रिश्चियन रिलीजन का ही एक पार्ट था, यानी उस समय तक जो क्रिश्चियन वहाँ पर थे रशिया में, वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थे, बहुत ही कट्टर थे। उसके बाद क्या हुआ कि क्रिश्चियनिटी जैसे जैसे स्प्रेड हुई वहाँ पर, क्रिश्चियनिटी के दो सेक्ट, यानी दो अलग अलग जो वर्ग थे वो वहाँ पर बन गए। फर्स्ट था कैथोलिक्स। कैथोलिक्स का मतलब होता है जो बहुत ही ट्रेडिशनल क्रिश्चियन लोग थे, जो पारंपरिक रूप से, जो प्राचीन विचारधारा से क्रिश्चियनिटी को एडॉप्ट किए हुए थे, उनको कैथोलिक्स कहते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो ट्रेडिशनलिटी को एक्सेप्ट किए हुए लोग थे वो कैथोलिक्स कहलाए। एंड जो न्यू एक ग्रुप या एक सेक्ट था जिसने कि उसमें कुछ चेंजेस किए और उसमें कुछ ऐसे अपनी विचारधारा को मिलाया जिससे कि कुछ जो ट्रेडिशनल स्टोरीज थी या ट्रेडिशनल जो इवेंट्स थे उनमें कुछ चेंजेस लाए, वो प्रोटेस्टेंट्स कहलाए। यानी कि क्रिश्चियन धर्म के जो दो सेक्ट थे, एक कहलाया कैथोलिक्स और दूसरा था प्रोटेस्टेंट। लेकिन रशिया के जो क्रिश्चियन थे वो कैसे थे? ऑर्थोडॉक्स मीन्स कट्टर, लेकिन उस कट्टरता में इंक्लूड किए गए कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, यानी एक तो ट्रेडिशनल सोच वाले लोग और दूसरे कुछ उदारवादी सोच वाले लोग। एंड वहां पर एक और जो रिलीजन था वो इंक्लूड हुआ, वो क्या था? मुस्लिम। एंड अदर वन इज बुद्धिस्ट, यानी बुद्धिस्ट जो था वो भी कल्चर वहां पर शुरू हुआ और मुस्लिम कल्चर भी जो था वो उनके किंगडम में जाकर मिल गया। तो इस तरह से ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगी, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये एक ऐसा चैप्टर है कि अगर मैं इसको बहुत जल्दी आपको बता दूंगी ना तो ये फिर आप लोगों के समझ नहीं आ जाएगा, है ना। तो इसलिए फिर से एक बार इसी टॉपिक को हम रिवाइज कर लेते हैं। द रशियन एम्पायर इन 1914, यानी कि 1914 में रशिया का जो साम्राज्य था उसके बारे में। इन 1914, 1914 में जार निकोलस सेकेंड रूल्ड रसिया। कहाँ पर शासन कर रहे थे? रशिया में। नाम क्या था? जार निकोलस सेकेंड। एंड इट्स एम्पायर, यानी उनका एम्पायर था। बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड मॉस्को, यानी कि उनका जो उनके द्वारा शासित जो राज्य था वो मॉस्को से लेकर द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड प्रेजेंट डे, यानी रशिया के साम्राज्य में इंक्लूड किया गया था प्रेजेंट डे, वर्तमान में जो आज हमारे वर्ल्ड मैप पर है, फिनलैंड, लात्विया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस, ये सारा उनके पार्ट में इंक्लूडेड था। द एम्पायर stretches to the Pacific, comprising the Central Asian states and present-day Georgia, Armenia and Azerbaijan। और उसके बाद प्रशांत महासागर के कुछ क्षेत्र भी उनसे जुड़े हुए थे, और उसके अलावा सेंट्रल एशियन स्टेट्स यानी कि मध्य एशियाई देश जो आज वर्तमान में जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान के नाम से जाने जाते हैं, वो भी रशिया के ही काउंटर पार्ट्स थे, यानी रशिया के ही हिस्से थे। द मेजर रिलीजन ऑफ रशिया वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। मुख्य रूप से रशिया में जो धर्म था वो था क्रिश्चियनिटी, और यहाँ के लोग जो थे, रशियन जो थे, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स मीन्स अपने धर्म के प्रति कट्टर थे। विच ग्रू आउट ऑफ ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। उसके बाद वहाँ पर जब विचारधाराओं में कुछ यानी जब अपलिफ्टमेंट हुआ तो क्या हुआ कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च जो थे, कट्टर चर्च जो थे, वो भी यहाँ पर विकसित हुए। द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। अभी हमने आपको बताया था कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट कौन थे? क्रिश्चियनिटी के ही दो अलग अलग सेक्ट थे। एक जो ट्रेडिशनल सोच रखते थे, यानी कि जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग जो थी उसको ही एक्सेप्ट कर लेते थे, डाइजेस्ट करते थे और उसको ही स्प्रेड करते थे, कैथोलिक्स कहलाए। लेकिन प्रोटेस्टेंट कौन थे? जिन्होंने उस एंसेंट थिंकिंग में न्यू लॉजिक, साइंटिफिक लॉजिक जोड़ना जब शुरू किया तो प्रोटेस्टेंट कहलाए। मुस्लिम्स जो थे वो कल्चर भी इनके साथ जुड़ा, एंड बुद्धिस्ट यानी जो बौद्ध धर्म था उसका कल्चर भी इनके साथ जुड़ने लगा। इस तरह का एक साम्राज्य जो था वो रशियन एम्पायर था। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक है, और फिर नेक्स्ट डे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में
और बताएंगे। ओके, थैंक यू।